Hi, welcome to the third chapter of How Finance Works by Mihir Desai. So, the name of this chapter is, as you can see, the financial ecosystem. Okay, and the major thing that we are gonna study in this chapter is about the capital markets. So, we will learn in details how the capital market works, then what are the different parties involved. Okay, so all this we are going to understand. So let's get started. Here यहाँ पे बोला है कि मतलब नेटफ्लिक्स जो है उसका न्यू कस्टमर एक्विजिशन के बाद भी जो है 14% शेयर गिर गया। वो ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे बोलता है कि पेप्सिको का जो कंपनी है उसको उसका जो शेयर है उसका एक बड़ा पोर्शन इस आदमी ने, नेल्सन पेल्ट्स ने खरीद लिया। और उसके बाद उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा कि मुझे जो है सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स का डिवीजन अलग करना है। लेकिन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया। उसके बाद उसने अपना शेयर बेच दिया। तो उसके बाद फर्दर यही कहता है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि एनोमली हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जब देखते हैं कि कस्टमर्स बढ़ रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कि जो है ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए हम एज एन इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक का प्राइस ज्यादा होना चाहिए, है ना। बट व्हाई इज इट नॉट द केस ऑलवेज, राइट? सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है कि फाइनेंस सिंपल क्यों नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता इसमें। अगर फाइनेंस सिंपल होता तो शायद चीजें कुछ मतलब और होते, किस कोई और दूसरी तरीके से होती, राइट? तो ये पोर्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला आप देख सकते हैं कि हाउ आर द डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ कैपिटल मार्केट। सी रियलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनीज है। यहाँ पे हम और आप जैसे हाउस होल्ड सेवर्स है। हम जो है हम क्या कर रहे हैं, हम स्टॉक होल्डिंग्स को पहले तो हम सेविंग्स बाई साइड में, तो दो साइड्स होती है, बाई साइड और सेलिंग साइड। तो बाई साइड में हम और आप जैसे लोग पैसे डाल रहे हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए। वो फर्दर जा रहा है एज ए कैपिटल कंपनीज के पास। कंपनीज क्या दे रही है रिटर्न में? रिटर्न्स दे रही है, ठीक है ना, डिविडेंड्स दे रही है। ओके। और वो वापस हम्म, हमारे पास आ रहा है। एंड हम फर्दर उसमें से कुछ पोर्शन फिर से यूटिलाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बाई साइड में कौन कौन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया। तो ऑल दीज आर फॉर्म्स इन विच वी इन्वेस्ट इन द कंपनी, राइट? सेल साइड में क्या क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ गए, ब्रोकर डीलर्स आ गए, ट्रेडर्स, सेल्स पीपल, बैंकर्स। सो हम बेसिकली डायरेक्टली हम कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू डू इट थ्रू ब्रोकर्स, राइट? सो यही बाकी जो पार्टीज है आप देख सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच। सो हु इज हु इन द कैपिटल मार्केट, राइट? To examine all this complexity, let's use the person at the center of it, the equity research analyst, as a guide. The analyst's job is to value companies by creating forecasts and then make recommendation to investors. Albert Moyle, the equity analyst who examined Corning Glass in chapter 2, did exactly this. तो यहाँ पे एनालिस्ट का काम बताया है। एनालिस्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मोयल जो है उन्होंने कॉर्न ग्लास का जो मतलब मैकेनिज्म्स है वो स्टडी करके बोला था, रिकमेंड किया था कि ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करने वाली है डिस्पाइट एलजी विच इज इट्स कस्टमर कंपनी फेसिंग हार्श टाइम, राइट?
उसके बाद दी कंपनीज. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोएल वांट्स टू टॉक टू दी कंपनीज ही इज इवेलुएटिंग, एंड दिस ओके. तो एनालिस्ट का सबसे पहले क्या काम करता है? एनालिस्ट दोनों साइड से बात करता है. एनालिस्ट कंपनीज के उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है. ओके, सो देखिए एनालिस्ट क्या है. सो बेसिकली हम और आप जैसे जो कस्टमर्स है, हम स्टॉक मार्केट में हेवी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी ऐसे एक्सपर्ट का जो है एडवाइस लेना पसंद करते हैं, ताकि सो दैट वी आर एबल टू utilize our fund at the best place, right? Best investment option. So analyst is a similar, you know, worker. So वो क्या करता है, वो डिफरेंट कंपनीज को एसेस करता है और बताता है कि वो आगे जाके कैसा परफॉर्म करने वाला है, so that we can make informed decision. So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोएल क्या करेगा? मोएल कंपनी की, जो हम कंपनीज को पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उन कंपनीज के सीईओ और सीएफओ से बात करेगा और इंटरनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा कि क्या चल रहा है, क्या आगे क्या प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, और उन प्रोजेक्ट का रिटर्न क्या क्या उम्मीद है. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन he will get, on the basis of which he will make a decision. Okay, so finance is always a two way street. मतलब सीएफओ या सीईओ भी एनालिस्ट से पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि एक एनालिस्ट का यही काम है, ओके, कंपनीज का जांच पड़ताल करना और आगे जाके इन्वेस्टर्स को जो है सजेशन देना. Institutional investors. Moel shares his analysis of the companies he covers with a broad array of investors. These are not just any investor, but rather they are institutional investor, including people like Jeremy Mindick or Scopia Capital. People in finance use a lot of different levels for institutional investors, like money manager, asset manager. More generally, they might refer to them as the buy side. But despite the different nomenclature, institutional investors simply entities that invest large amount of capital on behalf of others and allocate it in ways that they feel will best support their clients. There are several different kinds of funds, including mutual fund, pension fund, foundation, endowment fund, sovereign wealth fund, and hedge fund. So एनालिस्ट जाके क्या करता है? एनालिस्ट जाके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी जो है रिसर्च बताता है और अपना रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा है, आप ये करो और इस ये वाला स्टेप मत लो, है ना. और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि मनी मैनेजर्स, एसेट मैनेजर, या फिर हेज फंड, एंजल इन्वेस्टर. ओके, सो ये दीज आर द बाइंग साइड्स. The rise of institutional investor has been one of the most important development of modern capitalism. So let's take a closer look at the specific type of institutional investors, so they won't seem foreign when you encounter them. We will discover some of the biggest ideas in finance as we trace through Moell's interaction with these investors. So we are studying about the buying side, right? Buying side क्या होता है कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स जो है, हम जब कोई बड़े अमाउंट में स्टॉक खरीदने जाते हैं, तो इट इज बेटर टू take consultation from any expert rather than going all out by myself, right? Because that is the best way to avert any risk. So we go to the uh, institutions in the buyer side, which constitutes of brokers, then traders, etc., right? So from buyer side, one more party is mutual fund. So what is mutual fund? Mutual fund क्या होता है कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स जो है, वो बहुत रिस्क एवर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा डूब जाए, क्योंकि सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर मिडिल क्लास एंड वी हैव लेस रिस्क एपेटाइट. सो वी प्रेफर टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो. दैट मीन्स अगर हमारे पास 1,000 रुपए है,
तो हम ऑलवेज कोशिश करेंगे कि 1,000 रुपए को डिफरेंट एटलीस्ट 100, यहाँ पे 100, स्कीम ए में 100, स्कीम बी में 100, स्कीम सी में 100। सो ओके, सो इन दिस वे वी ट्राई टू डाइवर्सिफाई आवर इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड मीन्स, कि हम किसी एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करके हमारा पोर्टफोलियो हम डाइवर्सिफाइड एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी ही तरफ बाकी और भी इन्वेस्टर्स है जो डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हम जैसे जितने भी इन्वेस्टर सबका मिला के जो लेट से 1,000 रुपए बनता है। मैंने 100 यहाँ पे स्कीम ए में 100 रुपए लगाया, कोई किसी और पर्सन ने स्कीम ए में 100 रुपए लगाया, ऐसे करके सपोज 10 लोगों ने स्कीम ए में 100 100 रुपए करके लगाया, तो ये 1,000 रुपए बन गया। सो दिस 1,000 रुपए हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हम नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रेडर्स करेंगे या फिर ब्रोकर्स करेंगे या फिर मैनेजर्स करेंगे। तो वो लेट से अगर लॉस भी हो गया, 10% अगर लॉस भी हो गया, तो मेरा घाटा सिर्फ 10 रुपए का होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं पूरा 1,000 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट करता, तो मेरा 100 रुपए इन्वेस्ट खत्म हो जाता है ना। सो दैट इज वाई म्यूचुअल दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड कंसिस्ट ऑफ। ओके, सो इस पूरे पार्ट में म्यूचुअल फंड का लोग को समझाया है। उसके बाद पेंशन फंड भी सिमिलर तरीके में काम करता है, जस्ट दैट नहीं, पेंशन फंड सिमिलर तरीके में से तो नहीं काम करता है, बट पेंशन फंड्स जो है ये एक, या मैंने सही कहा था, सॉरी, ये एक सिमिलर तरीके से काम करता है कि बस फर्क इतना है कि ये एज जस्ट लाइक इट्स नेम शोज, इट इज अ पेंशन फंड, राइट? only pensioners can access this kind of fund. So what happens is pensioners all from all over invest in diversified investment fields, and their funds aggregated becomes a main source of fund, which is further invested into companies, right? So that is what pension fund means. Then there is foundation and endowment fund, which is basically any fund which is invested by non-profit organizations, right? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है कंट्रोल्स 37.1 बिलियन डॉलर्स एंडोमेंट। ओके, सो क्या होता है कि अक्सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशन खत्म करने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे वो पैसे कमाते हैं फर्दर, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड भी सिमिलर तरीके से काम करता है, बट दिस काइंड ऑफ फंड्स आर invested by sovereign, or you can say a country, right? पूरा देश लेट से कुछ सरप्लस अमाउंट बचा के उसको कहीं पे इन्वेस्ट करता है। ओके, so that will be called sovereign wealth funds. These are basically various type of investments. And there we come to hedge fund. Now this is important because ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना मतलब थोड़ा समझने वाली बात है। तो हेज फंड क्या होता है कि हेज फंड कुछ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, राइट? बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड बिकॉज ओनली HNIs can afford it. HNIs, high net worth individuals, right? They can afford it. And हेज फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड से ये एक और डिफरेंस है कि म्यूचुअल फंड में जैसे हम डाइवर्सिफाइड वेज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हेज फंड जो है हम एक ही कंपनी में यूज इन्वेस्ट करते हैं, है ना? एक ही कंपनी में हम हेज फंड यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इतना बड़ा पैसा है, तो किसी एक कंपनी में करने से तो ये लॉस हो जाएगा, है ना? लेकिन इसका फायदा ये है हेज फंड का कि इट काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ स्टॉक मैनिपुलेटर, राइट? क्योंकि हेज फंड के अंडर में आता है शॉर्ट सेलिंग, हेज फंड के अंदर आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेलिंग। तो इट हेज फंड में इट काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक स्टॉक मैनिपुलेटर।
अगर 1,000 रुपए एक स्टॉक का दाम जा रहा है, तो हम चाहे तो इसको 100 रुपए बढ़ा भी सकते हैं, 100 रुपए घटा भी सकते हैं। इतना पावर रहता है हेज फंड के पास, राइट। अब ये सही है या गलत, ये तो डिबेटेबल है। बट क्या होता है, कैसे शॉर्ट करता है, ये हम समझते हैं। तो पहले लॉन्ग कैसे करता है, लॉन्ग सेलिंग क्या होता है। तो लॉन्ग सेलिंग ये होता है कि लेट्स से, अभी का एक एग्जांपल देते हैं, अदानी, राइट। अभी सबको पता है कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो अदानी के खिलाफ एक लंबा चौड़ा जो है एक्यूज किया है, एक्यूजेशन दर्ज किया है कि ये अदानी कंपनी जो है वो अकाउंटिंग मैल प्रैक्टिस और अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के जैसे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं अदानी के ऊपर। सो उसके वजह से क्या हो रहा है कि अदानी के जो स्टॉक्स है वो बहुत रैपिडली नीचे गिर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग सेलिंग करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे कि हम जो है देखिए, अदानी का, पहली बात तो अदानी का पोर्टफोलियो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अदानी का जो स्टॉक है फॉर पब्लिक एक्सेस बहुत कम है। आई थिंक 3 to 4% ही इज ओनली अवेलेबल, राइट। तो बाकी जो है वो इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक एंजल इन्वेस्टर्स, फिर हेज फंड आ गया, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास है। खैर, जो भी हो, हम कह रहे थे कि लॉन्ग सेलिंग कैसे करेगा अदानी अदानी। तो अदानी क्या करेगा कि अपने कुछ सोर्सेस को बोलेगा कि भाई तू मेरा शेयर्स खरीद ले, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लोग सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं हमारा शेयर, तो तू खरीद ले, ओके, और उसको होल्ड करके रख। तो उससे क्या होगा, सी, शेयर्स जो होते हैं वो दैट बेसिकली वर्क्स ऑन डिमांड सप्लाई रूल, राइट। सो इफ आई हैव some, you know, influential people who can help me during these bad times, that they can buy my shares, and so they, और वो अगर खरीद लेंगे मेरा शेयर, तो क्या होगा कि शेयर मार्केट में अवेलेबल कम होगा, राइट। और उससे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई का जो है मिसमैच था वो सही हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मेरा प्राइस जो है, ये जो शेयर प्राइस वो नॉर्मल लेवल पे उतर आएगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग सेलिंग। इसकी मदद से हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल अपने भाई से बोला कि तू, नहीं, मैं अदानी हूँ और मैं अपने भाई से बोला कि तू मेरा जो है 1,000 शेयर पब्लिकली अवेलेबल है, तो तू एक काम कर, तू 900 शेयर खरीद ले। तो अगर 900 शेयर खरीद लिया तो सिर्फ 100 शेयर्स विल बी अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी पब्लिक एक्सेस, और उस 100 शेयर के लिए फिर प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। तो दैट इज हाउ कंपनीज कैन समटाइम इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ इट्स शेयर्स। सिमिलरली, शॉर्ट करना हो अगर किसी कंपनी का शेयर, जैसे कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है, इट इज बेसिकली शॉर्ट सेलिंग कंपनी, राइट। वो कोई जो अभी काम कर रहा है वो किसी कोई भलाई वलाई के लिए नहीं कर रहा है कि इंसानियत का भला होगा या फिर ऐसा कुछ। उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना। और वो कैसे पैसा कमाएगा, शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाएगा। और शॉर्ट सेलिंग के जरिए कैसे करेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, लेट्स से, ओके, पहले एक बहुत ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन देते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। सो शॉर्ट सेलिंग, जैसे कि लॉन्ग टर्म सेलिंग में या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हम शेयर को खरीदते हैं जब वो नीचे नीचे है, और उसको, शेयर के प्राइस को ऊपर जाने के लिए वेट करते हैं, और तब हम लोग सेल करते हैं, ओके। इन केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि हम स्टॉक को खरीदते हैं या फिर स्टॉक पे बेट करते हैं, क्यों, ताकि वो नीचे जाए, राइट। अब स्टॉक नीचे कैसे जाएगा, राइट। स्टॉक नीचे इसलिए जाता है क्योंकि जो शॉर्ट सेलिंग हर कोई नहीं करता है। शॉर्ट सेलिंग वही करता है जिसके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है कंपनी का, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग, अगर शॉर्ट करते वक्त अगर कंपनी का प्राइस जो है वो ऊपर चला गया, शेयर प्राइस, देन उसको घाटा भी उतना ही सहना पड़ेगा, है ना। सो क्या करता है बंदा जो शॉर्ट सेलिंग करता है, उसके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है कि ये कंपनी नीचे जाने वाली है, क्योंकि उसके इंटरनल
इन्वायरमेंट में ये काम हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको ही सिर्फ पता है, हमारे लेट्स से दिस इज पर्सन मिस्टर एक्स को पता है कि ये प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है। तो वो लेट्स से ये दूसरा बंदा है जिसके पास 10 शेयर्स है उस कंपनी का, तो वो 10 रुपए ये भैया को उधारी में दे देगा, ठीक है, माइंड इट, उधारी में दे देगा। लेट्स से 10 रुपए का शेयर है, 10 10 10, ओके, सो 10 रुपए का टोटल वो शेयर है। और जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ हमारे मिडिल वाले भैया को पता है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। अब हमारे इनसाइडर वाले जो भैया है वो 10 रुपए का स्टॉक जो है बोरो करके अब किसी और को बेच देगा, ओके, किसी और को बेच देगा। लेट्स से ये पर्सन सी है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन ए है। अब पर्सन सी जो है वो 10 रुपए में खरीदा, और एक दिन बाद देखा गया कि 10 रुपए से ये लेट से 2 रुपए हो गया, 2 रुपए, ओके, 10 रुपए से 2 रुपए हो गया। तो ये बंदा क्या करेगा कि 2 रुपए से वापस खरीद लेगा। माइंड इट, इसने 10 रुपए में बेचा था और 2 रुपए में खरीद लिया, है ना। तो और इसको जो है स्टॉक इसने जो लिया था, लेट से 10 यूनिट स्टॉक लिया था, तो इसको 10 यूनिट्स वापस कर दिया। तो इसको कितना मुनाफा हो गया, कैलकुलेटेड इसको, सी इसने 10 रुपए से इसको बेचा था, राइट, 10 रुपए इसके पास आ गया, उसके पास उस वहां से 2 रुपए दिया, तो इसको टोटल 8 रुपए प्रॉफिट हो गया, है ना। इसको टोटल 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आई वॉज एबल टू अंडर एक्सप्लेन इट। ओके, तो इसमें पूरा यही एक्सप्लेन करता है कि हेज फंड क्या है, शॉर्ट सेलिंग क्या है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, शॉर्ट सेलिंग ऑफ पी फाइजर स्टॉक। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि पी फाइजर और दूसरा जो कंपनी था मेरेक, मेर्क, तो उनका एक एग्जांपल दिया है, तो यही है। यहाँ पे भी पूरा एग्जांपल शॉर्ट सेलिंग समझाया है। ओके, तो हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे दी सेल साइड, राइट। हम लोग अभी तक बाई साइड पढ़ रहे थे, अभी हम लोग सेल साइड पढ़ेंगे।